हेलो बच्चों, नेक्स्ट विजन एजुकेशनल चैनल पे आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। आने वाला अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए आप अपनी तैयारी को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे होंगे। मैं एक सोशल साइंस एजुकेटर के तौर पे आपके सामने हूं। सोशल साइंस चैप्टर में जो समस्याएं आती है, जो इस सब्जेक्ट में, जो इस पेपर में समस्याएं आती है, वो एक बहुत बड़ी समस्या आती है मैपिंग को लेकर के। बच्चे मैप को लेकर के जो है वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि क्या पूछा जाएगा, कहाँ से आएगा मैप। जबकि आपके जो सिलेबस हैं उसमें ये चीज़ें पूरी तरीके से इंडिकेट किए हुए हैं कि मैप किस चैप्टर से हैं और कहाँ कहाँ से हैं। फिर दूसरी बात आ जाती है कि इसको लोकेट करना और मैप के थ्रू से जो चीज़ें पढ़ाई गई है उसे समझना। इस दौरान में कुछ ज्योग्राफी के टर्म आते हैं, कुछ ज्योग्राफिकल फैक्ट्स हैं, कुछ हिस्ट्री से जुड़े हुए हैं। और अमूमन आपका जो सिलेबस है वो हिस्ट्री और ज्योग्राफी से ही है। ये लगभग 5 मार्क्स के होते हैं दोनों चैप्टर मिला करके। और मैप को समझना बहुत इंटरेस्टिंग भी है, बहुत ही दिलचस्प है। मैप के थ्रू से पढ़ना एक तरीके से हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें फिट कर देता है और हम जल्दी भूलते नहीं हैं। ठीक है, तो आज जो आपके सामने मैं चैप्टर लेकर के आया हूं वो मैप का क्लास है। और ये जो चैप्टर है ये भारत में राष्ट्रवाद आपका इतिहास से है। इसमें कुछ मैप के बारे में पढ़ना है जिसको जानना है और फिर समझना है, उसे लोकेट करना है कहाँ कहाँ पे ये चीजें हैं। यहां से लगभग 2 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन 2 मार्क्स के साथ साथ में कुछ इंसिडेंट वगैरह भी हैं चैप्टर में जिसके जरिए और सारी चीजें क्लियर हो जाती है। जैसे जालियांवाला बाग इंसिडेंट, इससे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। चंपारण मूवमेंट, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सत्याग्रह मूवमेंट, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सत्याग्रह आंदोलन जिसको कहते हैं। तो इस तरह से ये चैप्टर अपने आप में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत में राष्ट्रवाद एक अच्छा खासा क्वेश्चन लेकर के आता है आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में, इसलिए इस चैप्टर का अच्छा वेटेज है जिसमें से 8 से 9 मार्क्स पूछे जाएंगे, उसमें से 2 आपका मैप से ही रहेगा। तो आइए देखते हैं कि इस चैप्टर का जो सिलेबस क्या है मैप का, उसे समझने की कोशिश करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सपोर्ट करें। आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, सब्सक्राइब करें और निरंतर आपके लिए मैं वीडियो जो है वो लाता रहूँगा। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं लाता रहूँगा। बहरहाल देखते हैं कि भारत में जो राष्ट्रवाद है इस चैप्टर से सिलेबस क्या है। ये चैप्टर है आपका भारत में राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म इन इंडिया। जो सीबीएसई मीडियम वाले बच्चे हैं वो ये भी देख सकते हैं। इसका सिलेबस ये रहा आपका। क्या हुआ कि भारत में राष्ट्रवाद के बारे में कहा जाता है कि भारत में राष्ट्रवाद का जो जन्म हुआ वो आजादी की लड़ाई के साथ में हुआ। यानी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान में भारत में राष्ट्र के प्रति जो प्रेम है, जो एकजुटता है, जो एक लगाव है, जो भक्ति है, ये बहुत ज्यादा हाइप पे गया और डेवलप हुआ। मॉडर्न वर्ल्ड में नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद एक नई चीज है। यूरोप में यह शुरू हुआ,
राष्ट्रवाद का सीधा सा मतलब है राष्ट्रीयता को, राष्ट्र जैसा जो कॉन्सेप्ट है, राष्ट्र की जो अवधारणा है, इसको बढ़ावा देना। तो भारत में राष्ट्रवाद का जो जन्म होता है वो कहा जाता है कि आजादी की लड़ाई के साथ में शुरू हुआ। इसलिए इस चैप्टर में हमें फ्रीडम मूवमेंट से जुड़े हुए बहुत सारी घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है ना। तो इस चैप्टर के ये हिस्से हैं। अब देखेंगे कि जैसे सिलेबस क्या है इसका। सिलेबस है कि कांग्रेस के कुछ सेशन हुए हैं, कांग्रेस के सेशन हुए हैं इस दौरान में। आपको पता होगा कि कांग्रेस का जन्म 1885 में होता है और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में, आजादी की लड़ाई में एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे, एक अम्ब्रेला संगठन के तौर पे कांग्रेस ने काम किया। और जब से यह संगठन बना तो हर साल इसके सेशन होते थे, जिसको अधिवेशन बोलते हैं। एक तरीके का मीटिंग होता था जिसमें हमारे देश के बहुत बड़े बड़े लीडर्स भाग लेते थे और आगे की हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, आगे का रणनीति क्या होना चाहिए, इसको लेकर के बातचीत, इसको लेकर के विचार विमर्श, रूपरेखा तैयार होती थी कि हमें कैसे आंदोलन को आगे, जो फ्रीडम मूवमेंट है, इसको बढ़ाना है, देश के भविष्य को सुरक्षित करना है। ये सारी चीजों पे बात होती थी। जो हमारे देश का भविष्य असुरक्षा के गंभीर दौर से गुजर रहा था, अंग्रेजों के हाथों में चला गया था, उसे फिर अपने हाथों में लेना, इसके लिए हमारी स्ट्रेटेजी, रणनीति क्या होगी। तो हर साल सेशन बुलाया जाता था। 1885, 1886 ऐसा हुआ। इस दौरान में कुछ सेशन बहुत इंपॉर्टेंट हुए, इसलिए ये सारे सेशन हैं। जैसे 1920 का सेशन है कलकत्ता का सेशन, 1920 का है नागपुर का सेशन और 1927 का है मद्रास का सेशन। ये तीन जगह आपको दिखाने हैं। ये तीन जगह मैप के थ्रू से आपको दिखाने हैं कि आपका क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि 1920 कांग्रेस सेशन कहां हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए कलकत्ता और नागपुर दोनों जगह में हुआ था। 1927 में ये मद्रास में हुआ था। ये बात समझ में आई। फिर एक बार सिलेबस हम लोग देख लेते हैं, फिर एक एक करके हम लोग जो है वो मैप में पॉइंट आउट करते जाएंगे और समझते जाएंगे। सत्याग्रह आंदोलन, आपको पता है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट दिया, सत्याग्रह की जो है वो पहचान कराई। महात्मा गांधी ने उसका परिचय कराया लोगों से। सत्याग्रह क्या था? महात्मा गांधी के अनुसार में देखें तो ये एक तरीके से विद्रोह करने का, विरोध करने का तरीका था। इस सत्याग्रह के अनुसार में महात्मा गांधी इस बात में सहमति रखते थे कि व्यक्ति को अपने अधिकारों को हासिल करने के लिए जरूरी नहीं है कि वो शारीरिक ताकत का इस्तेमाल करे। वो विनती से, रिक्वेस्ट से, जी हजूरी या एक तरीके से बातचीत करके जो है वो हम जो है वो अपने अधिकारों को पा सकते हैं। अब इस विचार को सत्याग्रह कहा गया। महात्मा गांधी ने इसको अप्लाई किया था, सत्याग्रह को, अफ्रीका में, है ना, जो है वो वहां पे कुछ इस तरह के सिस्टम थे उसके खिलाफ में। फिर भारत में जब महात्मा गांधी आए 1915 में, दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत लौटे। और याद रखिएगा, महात्मा गांधी की भारतीय राजनीति में जो एंट्री होती है वो 1915 ईस्वी में होती है। और 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत लौटे। वो वहां तब तक एक वकील के तौर पे उन्होंने प्रैक्टिस किया। कुछ राजनीतिक गतिविधियां भी उन्होंने साउथ अफ्रीका में की। और फिर जब भारत लौटे
एक तरीके से महात्मा गांधी की स्वतंत्रता संग्राम में प्रवेश हो चुका था। तो इसमें से शुरुआत में उन्होंने लगभग 3 आंदोलन चलाए, छोटे छोटे आंदोलन इन पॉकेट्स, छोटे छोटे जगहों पे। और ये आंदोलन कौन कौन थे? खेड़ा में, चंपारण में और अहमदाबाद। ये सत्याग्रह आंदोलन था। यहाँ पे कुछ कारण भी थे इसके। फिर है जालियांवाला बाग। जालियांवाला बाग जो एक 1919 को बहुत भारतीय राजनीति में एक बहुत भयानक घटना हुई, जिसमें हजारों लोग हमारे मारे गए, ये आपको दिखाना है। फिर आपको दांडी मार्च, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह किया 1930 ईस्वी में। महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह जो है वो किया। लॉर्ड इरविन को लेटर लिखा कि आप हमारी बातों को मान लें, नहीं तो हम आपके एक एक कानून को फिर तोड़ना शुरू कर देंगे। और उसी अल्टीमेटम का, यानी महात्मा गांधी ने जो अल्टीमेटम दिया था लॉर्ड इरविन को, ये बताया था कि हमारे 11 डिमांड है, 11 डिमांड है। उन डिमांड में ये भी था कि साल्ट लॉ, यानी नमक जो कानून आपने बना रखा है, जिस कानून के तहत हम लोगों को नमक के ऊपर में भी टैक्सेस पे करने पड़ रहे हैं और हमें नमक बनाने का अधिकार नहीं है, जबकि हम सदियों से इस कार्य से जुड़े हुए थे, आपने हमको इससे अलग कर दिया, इसलिए नमक कानून को जो है वो वापस लीजिए। महात्मा गांधी के डिमांड को नहीं माना गया, तो महात्मा गांधी ने कहा कि अब हम सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करेंगे, यानी अब आपके हर कानून को हम तोड़ेंगे भी और आपका बहिष्कार भी करेंगे। याद रखना, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च यानी नमक सत्याग्रह से शुरू होती है। ध्यान रखना ये। हो सकता है ज्यादा क्रिटिकल बनाना चाहे क्वेश्चन तो इस तरह से बनाया जा सकता है, बट आप में ज्यादा उम्मीद नहीं है वैसा बनाने का। ध्यान रखना। तो ये सारे आपके सिलेबस हैं, समझ में आया? सबसे पहले कोई भी चीजों को उस पर कमांड करने से पहले जरूरी है कि उसके सिलेबस को जाना जाए। कोई भी एग्जाम हो, एक डिफाइंड सिलेबस है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग में आपको जाना है। अब सिलेबस पढ़ते पढ़ते अब बहुत सारे एक्स्ट्रा चीजें बातें आ जाती है, तो वो अलग बात है, वो एक्स्ट्रा बेनिफिट के लिए है। बट एटलीस्ट एनी हाउ आपको सिलेबस तो कंप्लीट करना ही चाहिए, अच्छा स्कोर करने के लिए, अच्छा मार्क्स लाने के लिए। ध्यान में रहेगा। आइए हम देखते हैं कि एक एक करके कि कांग्रेस के जो सेशन हुए थे, 1920 का जो सेशन हुआ था, कलकत्ता का सेशन हुआ था। ये 1920 का सेशन हुआ था, कलकत्ता सेशन। और आपको पता है कलकत्ता कहां पे है? कुछ इस जगह में है ये आपका। अगर हम यहां पे इसको नंबरिंग से डिनोट कर दें, जैसे इसको हमने ए कर दिया, इसको बी कर दिया और इसको सी कर दिया, फिर खेड़ा आंदोलन को हमने डी कर दिया और चंपारण को ई कर दिया, अहमदाबाद मिल वर्कर्स को एफ कर देते हैं, फिर जालियांवाला बाग इसको जी कर देते हैं और दांडी मार्च को एच कर देते हैं। तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा चीजों को लोकेट करना। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि जो आपका कलकत्ता है 1920 का सेशन, ये कहां पे है? तो यहां पे आप देखें, ये आपका हो गया ए। ठीक है, इससे समझ में आ रहा है 1920 का कलकत्ता सेशन यहां पे हुआ था, है ना? हाँ, आइए देखें 1920 का जो सेशन हुआ था, कलकत्ता का सेशन हुआ था, ये कलकत्ता है आपका, ए हो गया। दूसरा है नागपुर। अब याद रखना, कलकत्ता तो वेस्ट बंगाल में है, तो यहां पे ये हो गया। फिर आपका बी, नागपुर महाराष्ट्र में है, ध्यान रखना। और महाराष्ट्र कहां पे? महाराष्ट्र कुछ इस जगह में है, तो यहां पे आप, ये आपका महाराष्ट्र है और ये हो गया आपका बी। ये
बी हो गए आपके। फिर 1927 का मद्रास, मद्रास जिसका पहले नाम चेन्नई, सॉरी आज के डेट में जो चेन्नई है उसका पुराना नाम मद्रास था, और ज्यादा वक्त नहीं हुए हैं, लगभग 15-20 साल हुए हैं उसके नामकरण चेंज होने में। तो ये आपका पड़ता है मद्रास। 1927 में मद्रास का सेशन हुआ था, और 1927 का ये मद्रास सेशन कुछ इस जगह में है। मद्रास आप देखें यहां पे, चेन्नई, ये रहा आपका तमिलनाडु, और ये आपका मद्रास है जिसका इंडिकेट किए हम लोग सी से। इस तरह से हो गया। फिर सत्याग्रह आंदोलन हुए थे, ध्यान रखना। सत्याग्रह आंदोलन में इसमें है कि खेड़ा, खेड़ा और अहमदाबाद, ये दोनों याद रखना, खेड़ा और अहमदाबाद दोनों गुजरात में पड़ते हैं, डी और एफ ध्यान रखिएगा। खेड़ा और अहमदाबाद दोनों जो है वो गुजरात में पड़ते हैं, और खेड़ा जो है वो कुछ इस जगह में है। खेड़ा आप गुजरात में ले लो, यहां पे आके देखते हैं, खेड़ा अहमदाबाद, एक आपका डी है और दूसरा एफ है। फिर आपका चंपारण आपका बिहार में है, जो आपका ये है, ये रहा चंपारण, और ये है आपका ई, ठीक है। इसके बाद जालियांवाला बाग इंसिडेंट जो पंजाब में पड़ता है, पंजाब ये आपका है, इसका नाम है आपका जी से नामकरण किए इसको। फिर दांडी मार्च कुछ इस जगह में है आपका दांडी, ये रहा आपका एच। इस तरह से टोटल प्लेस को हमने इंडिकेट कर लिया है। एक एक करके फिर से इसको शॉर्ट समरी में समझ लें। कांग्रेस का सेशन हुआ था 1920 को, कलकत्ता में हुआ था, ये रहा आपका कांग्रेस सेशन ए। 1920 का नागपुर सेशन हुआ था, जो नागपुर महाराष्ट्र में है, ये रहा आपका बी। 1927 का मद्रास सेशन हुआ था, और ये रहा सी। चंपारण हुआ था, याद रखना, चंपारण कहीं पे 1916 है, कहीं पे 1917 है, तो 1970 ही याद रखना, 1917 याद रखना। 1917 का चंपारण मूवमेंट हुआ था, और ये बिहार से शुरू हुआ था, ध्यान रखना। क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने किस आंदोलन से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की, राजनीतिक करियर की शुरुआत की, तो कौन सा आंदोलन है? चंपारण मूवमेंट। वहां पे जिस व्यक्ति ने महात्मा गांधी को इनवाइट किया था उसका नाम था राजकुमार शुक्ला, और जो नील की खेती है यानी इंडिगो का जो फार्मिंग है, उसी के सिलसिले में वहां पे बहुत सारे जो स्थानीय किसान थे उनके साथ शोषण चल रहा था। महात्मा गांधी को राजकुमार शुक्ला ने इनवाइट किया कि आप हमारे यहां आए और किसानों की दुर्दशा जो हो रही है इसके खिलाफ में, अंग्रेजों के खिलाफ में आवाज उठाएं। फिर महात्मा गांधी वहां पे गए और वहां पे सत्याग्रह शुरू किया, जिसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। ध्यान रहेगी ये चीज। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंपारण आंदोलन से महात्मा गांधी ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की, 1 मार्क्स का पूछा जाता है, ठीक है। फिर खेड़ा, खेड़ा में क्या इशू था? खेड़ा में क्रॉप्स फेलियर हो गया था। क्रॉप्स फेलियर का मतलब होता है फसल बर्बाद होना। और यहां पे किसान चाहते थे कि उनके जो टैक्स हैं वो उसमें रिलैक्स मिले, उनको उसमें छूट मिले, उनका माफ कर दिया जाए। इसी को लेकर के, चूंकि फसल बर्बाद होने के कारण फिर किसान टैक्स पे कहां से करेंगे,
तो महात्मा गांधी का समर्थन चाहिए था किसानों को, फिर महात्मा गांधी वहां पे गए, 1918 को गए, फिर 1918 में ही अहमदाबाद में जो मिल वर्कर्स हैं, यानी कपड़ा मिल में काम करने वाले जो लोग हैं, उन लोगों के समर्थन में उनके कुछ अपने इश्यूज थे मिल मालिकों के साथ में, जो एक शोषणकारी रवैया था उसके खिलाफ में उन्होंने बुलाया महात्मा गांधी को, और महात्मा गांधी ने मिल वर्कर्स के समर्थन में वहां पे अहमदाबाद मिल वर्कर्स सत्याग्रह किया। ये 3 सत्याग्रह महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की शुरुआत थी। इसके बाद फिर बहुत बड़े बड़े आंदोलन होते हैं, जिसका कभी और क्लास में चर्चा करेंगे, जैसे रॉलेट सत्याग्रह, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, ये सारे आंदोलन हैं। बहरहाल हमें इतना ही जानना है कि ये सारे चीजें घटनाएं हुई है, इनके बारे में जानना है। फिर आता है 13 अप्रैल, जो पंजाब आपका दिखा रहे हैं, 13 अप्रैल का दिन है, और 13 अप्रैल 1919 का दिन है। पूरे अमृतसर में जो है वो कर्फ्यू लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि 10 अप्रैल को वहां पे पुलिस के साथ में झड़प हुई थी, और उस शहर का जो एक तरीके से ऑफिशियल था, जो अधिकारी था, माइकल ओडवायर ने शहर में पूरे कर्फ्यू लगा दिया था। उसका जो कमांडर था उसका नाम था जनरल डायर। लोग अनजान थे इस कर्फ्यू से, बहुत सारे दूर दराज के इलाकों से। 1919 13 अप्रैल का दिन आता है। याद रखना, अमृतसर में 10 अप्रैल को ही कर्फ्यू लग चुका था, और कर्फ्यू लगने का कारण वही रॉलेट एक्ट के खिलाफ में आंदोलन चल रहा था, जिसके बारे में आपको स्पेशल बनाएंगे, उसके बारे में वीडियो बताएंगे। रॉलेट एक्ट के खिलाफ में महात्मा गांधी ने आंदोलन छेड़ रखा था, तो 10 अप्रैल को पुलिस के साथ में टकराव हो गई। पुलिस ने लाठियां चला दी, लोग घायल हो गए, हिंसक हो गई एक तरीके से स्थिति। तो पुलिस ने क्या किया? कर्फ्यू लगा दिया एक तरीके से। और 10 अप्रैल के बाद 13 अप्रैल का दिन आता है। उस दिन बैसाखी का भी त्योहार था। बैसाखी मनाने के लिए और कुछ राजनीतिक सभाएं भी होनी थी। अमृतसर का जालियांवाला बाग एक जगह है। यह बाग एक तरीके से चारों तरफ से पैक है और एक सकरा रास्ता है आने जाने का। इसमें हजारों लोग थे, जमा हुए थे। यहाँ पे बैसाखी का आपको पता है फसल कटने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो यहां मनाने के लिए जमा हुए थे। जनरल डायर अपने सेना के साथ पहुंचता है, पुलिस के साथ पहुंचता है, और बैरियर जहां निकलने का रास्ता था वहीं लगा देता है, और इसके बाद अंधाधुंध लोगों पे फायर करने का आदेश दे देता है, जिसमें से लगभग आंकड़े बताते हैं कि लगभग 2000 लोगों की जानें चली गई। एक दर्दनाक हादसा था भारतीय राजनीति में। जालियांवाला बाग इंसिडेंट इस जगह में हुआ था, पंजाब, जिसकी राजधानी चंडीगढ़ है, और ये जगह वही है अमृतसर। आपको पता है अमृतसर में गोल्डन टेम्पल भी है ना, जो सिखों का एक बहुत बड़ा और पवित्र स्थान है सिख धर्म के लोगों के लिए। तो जालियांवाला बाग इंसिडेंट यहाँ पे। फिर आपका दांडी मार्च, आपको पता है दांडी मार्च के बारे में। दांडी जो नमक आंदोलन महात्मा गांधी ने शुरू किया था, वो साबरमती आश्रम से चल करके लगभग 400 किलोमीटर की यात्रा की थी, और यहां पे पहुंच के उन्होंने नमक बनाया, और नमक बना करके अंग्रेजी कानून को तोड़ के ये चैलेंज दिया कि अब हम नहीं रुकने वाले हैं, अब हम आपके कानून के साथ साथ में आपके वस्तुओं का भी बहिष्कार करेंगे, और हमें अपना जो अधिकार है वो किसी भी कीमत पे चाहिए, हम अपने अधिकारों को हासिल करेंगे। इस प्रकार से ये मैप का वर्क आपका समाप्त होता है ना। तो आप देख लेना, अच्छे से इसको रिवाइज कर लेना, ताकि एग्जाम में इस सिलसिले में कहीं से भी कुछ क्वेश्चंस रहें तो आप आसानी से बना सको। आज के लिए इतना ही। मेरे वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया।
आशा करता हूँ आपके लिए मैं फिर कोई एक नया और बेहतर कंटेंट लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए आप इजाज़त दीजिए और मन लगा के पढ़ाई कीजिए। एग्ज़ाम आने वाला है बिल्कुल। आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पे ध्यान दें। जो कंटेंट पढ़े हुए हैं, आपने इस 6-7 महीने के दौरान में बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा होगा और अगर आपने रिवीजन नहीं किया, तो सारा का सारा चीज़ धरा रह जाएगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें, बार-बार रिवीजन करें, चीज़ों को पढ़ते रहें। फिर से शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने आस-पास के दोस्तों को बताएँ। मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।